बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राहतुल्लाह फ्रॉम कायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज स्वाबी। तो यह हमारे पास लेक्चर थर्ड है फार्माकोलॉजी के, ठीक है। तो इसमें हम ड्रग स्टार्ट कर लेते हैं। नेफ्थोक्विनोन एक क्लास है, इसमें एक ड्रग्स है एटोवेक्योन, सही, ठीक है। तो नेफ्थोक्विनोन एक क्लास हो गया और एटोवेक्योन एक ड्रग्स हो गया। ये एक्चुअली एंटी मलेरियल ड्रग्स है, मलेरियल पेशेंट में देते हैं ताकि उसको ट्रीट कर प्रॉपरली। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, एक प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इस प्लाज्मोडियम के अंदर आपको पता होता है न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना भी ऑर्गेनील है सारा ऑर्गेनील प्रेजेंट होता है इस प्लाज्मोडियम के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इस प्लाज्मोडियम के अंदर दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी फॉर्मेशन। अब एटोवेकोन जो ड्रग्स है, एंटी मलेरियल ड्रग, वो प्लाज्मोडियम के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया को किल करता है, डैमेज कर देते हैं, उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, और प्लाज्मोडियम की एक्टिविटीज़ के लिए तो एटीपी ज़रूरी है। अब अगर एटीपी नहीं होगी तो प्लाज्मोडियम की एक्टिविटीज़ ब्लॉक हो जाएगी, और इसी तरीके से हम प्लाज्मोडियम को आखिर डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, कि इट इज़ सिंथेटिक नेफ्थोक्विनोन। इसको हम लैब के अंदर सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। रैपिडली एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक शेजोंटोसाइड फॉर प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम एंड अदर प्लाज्मोडियम। इनका एक्शन रैपिड है। रैपिड एक्शन मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में मलेरियल सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। एरिथ्रोसाइटिक शेजोंटोसाइड का मतलब ये होता है कि आरबीसी के अंदर मौजूदा पैरासाइट को किल करते हैं, ठीक है। और स्पेशली फेल्सिफरम या बाकी प्लाज्मोडियम के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोलेप्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटरफेयर एटीपी प्रोडक्शन। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें, वो हमारे जाके प्लाज्मोडियम के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। जब वो डैमेज कर देगा तो एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो बगैर एटीपी का तो प्लाज्मोडियम काम नहीं कर सकता, और इसी तरह से वो किल कर सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि एटोवेकोन के साथ हम प्रोग्वानाइल कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है। प्रोग्वानाइल पोटेंशिएट एक्शन ऑफ एटोवेकोन एंड प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी प्रोग्वानाइल हम क्यों देते हैं कॉम्बिनेशन में एटोवेकोन के साथ, इसलिए ताकि उनकी एक्शन को पोटेंशिएट करे, मतलब कि एटोवेकोन की एक्शन को इम्प्रूव कर दे। और दूसरी बात ये कि एटोवेकोन को किसी किस्म का रेजिस्टेंस भी पेश ना हो। देखिए, आपको पता है कि प्रोग्वानाइल का काम है कि वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर फोलेट के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जो एटोवेकोन है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज करके एटीपी की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। अब एक साइड पे एटोवेकोन एटीपी बने नहीं देता, दूसरी तरफ प्रोग्वानिल डीएनए आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप करता है, तो ऑटोमेटिकली बेस्ट वे होगा कि हम मलेरियल पैरासाइट को किल कर दें, ठीक है। अब नेफथाइरिडीन ये क्लास है, पायरोनेराडीन ये ड्रग्स है, ठीक है। Pyronidine is an erythrocyte schizontoside with a potent anti-malarial activity against multi-drug resistant plasmodium. Pyronidine ये एरेथ्रोसाइट शिजेंटोसाइड, एरेथ्रोसाइट शिजेंटोसाइड का मतलब ये है कि ये आरबीसी के अंदर शिजेंट को किल करता है, और ये हम एज एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ करते हैं। और ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब मुख्तलिफ ड्रग्स की रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, और तब हम यूज़ करेंगे क्योंकि एक इफेक्टिव ड्रग कंसिडर किया जाता है। और दूसरी बात ये कि द ड्रग इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिसोनेट पायरामेक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड पी फाल्सिफॉर्म मलेरिया इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। दूसरी पॉइंट ये याद रखें कि ये पायरोनेराडीन नहीं है, इसके साथ हम आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन में देते हैं, जो कि पायरामेक्स एक ब्रांड नाम के साथ आता है। तो आर्टिसोनेट कौन सा ड्रग्स है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पायरोनेराडीन प्लस आर्टिसोनेट हम कॉम्बिनेशन में देते हैं पी फाल्सिफरम मलेरिया के खिलाफ, लेकिन वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड पी फाल्सिफरम मलेरिया। अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड पी फाल्सिफरम मलेरिया है तो उसके खिलाफ हम पायरोनेराडीन प्लस आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन में देता है, ठीक है, चाहे वो एडल्ट में हो या चिल्ड्रन में हो। इनका मैकेनिज़्म दो तरह के होते हैं। एक मैकेनिज़्म उसका ये होता है
देखिए, partially understood mechanism of action with at least two important activity pathway: the inhibition of hem to hemozoin conversion, the intercalating DNA, and 2' isomerase 2 pathway prominently implicated in the anti-malarial and anti-cancer activity respectively. इनका मैकेनिज्म दो होता है। एक उनका मैकेनिज्म ये होता है कि हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट करने नहीं देता, ठीक है। देखिए, मलेरियल पैरासाइट के अंदर हेम होता है जो कि एचबी की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में आता है, तो हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट करने को स्टॉप करते हैं, और जब हेम होमोजोइन में नहीं कन्वर्ट होगा तो हेम ऑटोमेटिकली मलेरियल पैरासाइट के लिए क्या है, डेंजरस है, टॉक्सिक है। दूसरी बात, ये एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज टो, जिनका काम है डीएनए का रिप्लिकेशन। तो पायरोनेरेडिन जाके टोपो आइसोमरेज टो की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करेगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि ये एंटी मलेरियल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और साथ साथ आप इसको एज एंटी कैंसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पायरोनेरेडिन की दो फंक्शन हो गई: एक हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट होने को ब्लॉक करना, जो कि हेम पॉलीमरेज का काम है, उसको ब्लॉक करते हैं। दूसरे टोपाइसोमरेज 2 को ब्लॉक करते हैं, जो कि डीएनए की रिप्लिकेशन में वाले। अगर हम एडवर्स इफेक्ट बात करें, वेल टॉलरेटेड, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बीइंग हेडेक, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये उसका एडीआर है। हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये होता है कि जब हार्ट रेट कम हो जाए नॉर्मल से, हाइपोग्लाइसीमिया के ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। अमीनो अल्कोहल ये एक क्लास है, इसके अंदर दो ड्रग्स आते हैं, एक होता है हेलोफेंट्रिन, एक होता है लोमाफेंट्रिन। लोमेफेंट्रिन इज एन एंटी मलेरियल एजेंट एडमिनिस्टर्ड इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिमिथर फॉर इम्प्रूव्ड एफिकेसी टू ट्रीट एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, ठीक है। तो जो लोमाफेंट्रिन ड्रग्स है, ये हम आर्टिमिथर के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। मतलब ये है कि लोमाफेंट्रिन प्लस आर्टिमिथर कंबाइन करके हम मलेरिया की पेशेंट को देते हैं, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केस में, ठीक है। आर्टिमिथर हम क्यों देते हैं लोमाफेंट्रिन के साथ कॉम्बिनेशन में? ताकि लोमाफेंट्रिन की इफेक्ट को वो इम्प्रूव कर दे, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन थेरेपी एक्सर्ट इट्स इफेक्ट अगेंस्ट द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज। इनका काम क्या है कि जितना भी प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, उन सारे के आरबीसी के अंदर मौजूदा पैरासाइट को किल करने की एबिलिटी रखती है। अब मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि bind to hemine produced during HB breakdown prevent detoxification to hemozoin drug, the same process the peroxide group in artemether bind to heme and release toxic free radical। बात समझे। देखिए, आपको पता है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंदर जब वो एच बी इंटेक कर देते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं हेम और ग्लोबिन में। तो हेम कन्वर्ट होगा हेमोजोइन में, जो कि नॉन टॉक्सिक है। तो ये प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, यानी हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट करना स्टॉप कर देती है। तो हेम तो टॉक्सिक है पैरासाइट के लिए, एक ये काम होता है। दूसरा, चूंकि हम लुमाफेंट्रिन के साथ आर्टिमिथर कॉम्बिनेशन में दे देते, तो आर्टिमिथर के अंदर पेरोक्साइड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो वो पेरोक्साइड ग्रुप जाके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये फ्री रेडिकल बजाते खुद टॉक्सिक होता है, किस चीज़ के लिए? पैरासाइट के लिए। यानी दो फंक्शन हो गई लुमेफेंट्रिन की। एक तो ये हो गया कि वो हेम को हेमोजोइन में कन्वर्ट करना नहीं देता। दूसरी बात ये कि चूँकि लोमाफेंट्रिन के साथ हम कॉम्बिनेशन में आर्टिमिथर दे देते, तो आर्टिमिथर के अंदर पेरोक्साइड ग्रुप होते, और पेरोक्साइड जाके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते, और वो फ्री रेडिकल जो है ना, वो किसके लिए पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते? मलेरियल पैरासाइट के लिए, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिमिथर लुमेफेंट्रिन थेरेपी इंक्लूड हेडेक, एनराक्सिया, डिजीनेस एंड एस्थेनिया। एस्थेनिया का मतलब ये होता है कि जब मसल्स आपकी वीक पड़ जाती है, उसको प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिलता, ठीक है, लेथर्जी होती है। और इसके साथ साथ क्यूटी, प्रोलॉन्गेशन, बोलस एरप्शन और टिसेरिया, फ्लैशेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर। स्प्लेनोमेगेली, हेपेटोमेगेली। स्प्लेनोमेगेली के जब स्प्लीन साइज में एनालार्ज हो जाता है। हेपेटोमेगेली के मतलब आपका लीवर साइज में एनालार्ज हो जाता है, और हाइपर सेंसिटिविटी भी काज करते हैं। अब हम आते हैं सेस्क्विटर्पिन लेक्ट्रोन, जो कि एक क्लास है। उसके अंदर आपके पास ड्रग्स है आर्टिमेसनिन। आर्टिमेसनिन इज एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्लांट आर्टिमेसिया एनवा। आर्टिमेसिया एनवा ये एक प्लांट है, उससे हम इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। मोस्ट पोटेंट एंड रैपिड एक्शन अगेंस्ट ब्लड सेजेंटोसाइड ऑफ पी फेल्सिफारम रेजिस्टेंस टू ऑल अदर ड्रग ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, देयर इज हाई रिक्रूडेंस रेट। अच्छा,
देखिए ये आर्टिमिसनिन ये एक पोटेंट ड्रग है, इनका जो एक्शन है वो भी रैपिड है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत कम टाइम में मलेरियल सिम्टम को कंट्रोल करता है, और स्पेशली ये हम पी फेल्सिपारम के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि उनका इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, इसलिए रिक्रोडेंस रेट इसका ज़्यादा होती है। रिक्रोडेंस को समझे, रिक्रोडेंस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक मलेरिया है जिसके खिलाफ आपने एंटी मलेरियल ड्रग्स दिया, लेट सपोज हम सपोज करते कि हमने 10 डेज़ के लिए लिया, उन ड्रग को आप 10 डेज़ के लिए यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने 5 दिन इस्तेमाल किया और मलेरियल सिम्टम कंट्रोल हो गए, तो हम बाकी 5 दिन के लिए उसको स्टॉप कर दे देते। असल में तो उस 10 दिन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन 5 दिन के रिज़ल्ट में मलेरियल सिम्टम कंट्रोल हो गई तो बाकी 5 दिन के लिए हम स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मसला ये होता है कि चूँकि आपने तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करवाई, तो दोबारा मलेरिया आ जाता है। तो अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से दोबारा मलेरिया आता है तो इसको कहते हैं रिक्रोडेंस। रिक्रोडेंस क्या मतलब कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की वजह से अगर दोबारा मलेरिया आता है तो इसको हम कहते हैं रिक्रोडेंस, ठीक है। तो चूँकि इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होते और मिस्टेकनली हम इसको मज़ीद कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर देते तो रिक्रोडेंस आते हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दिस कंपाउंड हैव एंडो पेरोक्साइड ब्रिज हेम आयरन क्लीव दिस एंडो पेरोक्साइड ब्रिज फॉर्म हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल विच डैमेज पैरासाइट मेम्ब्रेन बाय कोवेलेंटली बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन प्रोटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इस तरह होता है कि देखिए ये आपके पास क्या है, लेट सपोज दिस आर द ड्रग, कौन सा ड्रग? आर्टिमेसनिन। यहाँ पर ये आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, दिस ब्रिज इज कॉल्ड एंडो पेरोक्साइड ब्रिज। अब जब हम आर्टिमेसनिन ड्रग्स इनटेक कर देते हैं तो वो जाके मलेरियल पैरासाइट के अंदर जो हेम होता है, हेम जो कि एचबी की ब्रेक डाउन की रिजल्ट में बनाए, तो वो हेम एज को ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करेगा तो ये आपको पास क्या देगा, एंडो पेरोक्साइड ब्रिज ब्रेक हो गई तो ये आपके पास रिएक्टिव स्पीशीज बना देगा, फ्री रेडिकल। और वो फ्री रेडिकल जाके जो कि प्लाज्मोडियम होता है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बाइंड बना देते और मेम्ब्रेन डैमेज कर देते। दोबारा बात को समझे, हुआ क्या? असल में प्रोसेस कुछ इसी तरह होता है कि एक एंडो पेरोक्साइड ब्रिज होता है आर्टिमेसनिन ड्रग के अंदर, जब हम इसको इनटेक कर देते हैं तो जब वो मलेरियल पैरासाइट के अंदर जाता है तो वहाँ पर हेम जो कि एचबी की ब्रेक डाउन के रिजल्ट में बना हेम उस ब्रिज को ब्रेक कर देते, तो एक फ्री रेडिकल बन जाते हैं और वो फ्री रेडिकल जाके प्लाज्मोडियम के मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देती और फिर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती, और इसी तरह जो प्लाज्मोडियम है वो डैमेज हो जाता है। ये तो यूयू है ना, ये एक मेडिकल फिजिशियन है, इसने आर्टिमेसिया इनोवा प्लांट से आर्टिमेसनिन को एक्सट्रैक्ट कर दिया और इसकी वजह से 2015 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने आर्टिमेसनिन आर्टिमेसिया इनोवा प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, तो वो तो यूयू है, ठीक है। ये आर्टिमेसिया इनोवा प्लांट है जिससे हम आर्टिमेसनिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिमेसनिन की अगर हम डिराइवेटिव की बात करें, आर्टिमेसनिन से फिर कुछ ड्रग्स डिराइव है जिसमें आर्टिसोनेट है, आर्टिमीतर है, आर्टी ईथर है, आर्टिरोलेन है, जो आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आर्टिसोनेट केमिकल याद रखिए, ये केमिकल नेचर एमसीक्यूज में आते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका अगर केमिकल वो देखें तो ये ईस्टर ऑफ डाईहाइड्रो आर्टिमेसनिन उसका केमिकल कंपोजिशन है। ये हम ओरली भी दे सकते हैं, आईएम आईवी एंड रेक्टल, ठीक है। ये पाथवे है, ठीक है। ओरली अगर वो 100 mg डोज में होगा तो ये आप बीडी 2 टाइम अ डे देंगे, लेकिन एक दिन के लिए। लेकिन अगर उसके डोज को कम करें 50 mg तो ये फिर हम बीडी में देंगे, लेकिन 2 to 5 डेज़ के लिए, ठीक है। अगर हम पेरेंटल की बात करें, अगर उनका डोज है 120 mg तो आप उसको बीडी में देंगे एक दिन के लिए, लेकिन अगर उसका डोज 60 mg हो गया तो आप ओडी में देंगे 7 दिन के लिए, ठीक है। आर्टिमीटर, आर्टिमीटर की अगर आप कंपोजिशन देखें, आर्टिमीटर देखिए, आर्टिमीटर को आप देखिए, मिथाइल ईथर ऑफ डाईहाइड्रो आर्टिमेसनिन, ये याद रखेंगे आप। इससे पहले हमने आर्टिसोनेट पढ़ा, वो ईस्टर ऑफ डाईहाइड्रो आर्टिमेसनिन। अब आर्टिमीटर है तो मिथाइल ईथर ऑफ डाईहाइड्रो आर्टिमेसनिन, ठीक है।
इसके अलावा ये आप ओरली भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर उनका डोज 80 mg हो, अगर उनका डोज 80 mg है और आप बीडी में उसको देंगे तो एक दिन के लिए, लेकिन अगर उसका 80 mg डोज है लेकिन ओडी वंस अ डे देंगे तो 7 दिन के लिए, ठीक है। असल में ये एक हमारे पास क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन है बाहर के। तो अगर हम उसकी एडीआर की बात करें तो मिल्ड एडवर्स इफेक्ट लाइक नाजिया, वोमिटिंग, एब्डामिनल पेन, ड्रग फेवर, इचिंग, टेनाइटस, डिजीनेस, ब्लीडिंग, डार्क यूरिन, एसीजी चेंजेस, क्यूटी प्रोलागेशन, लिकोपेनिया, ये सारे उसका एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। नाज़िया आपको पता है, वोमिटिंग, उल्टी आना, एब्डामिनल पेन, आपके एब्डामिन में पेन होगा, एचिंग होगी, खारिश होगा, टेनाइटस, आपके कानों में एक रिंगिंग साउंड आएगा, डिजीनेस होगी, ब्लीडिंग भी हो सकता है, ईसीजी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ब्रेडिकार्डिया और लिकोपेनिया जो कि लिकोसाइड की कमी है। अच्छा, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड पी फल्सिफारम हो तो उसके वक्त हम उसको ओरली देंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है मलेरिया के तो ये जितना भी ड्रग्स हमने पढ़े ये हम पेरेंटली हम देंगे, ठीक है। अच्छा, ACT जो है आर्टिमेसनिन बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरापी, इसको समझे। देखिए ये आर्टिमेसनिन के अंदर 4 ड्रग्स हमने पढ़े, आर्टिसोनेट पढ़ा, आर्टिमीटर, आर्टीटर, आर्टिरुलेन, ठीक है। और हमने पढ़ा कि इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होते हैं, मतलब इनको वो जो क्लिनिकल बेस पे अगर हम इस्तेमाल करें तो साइन सिम्टम काफ़ी शॉर्ट टाइम ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आर्टिमेसनिन एक कंपाउंड है जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है, जितना भी उनकी डिराइवेटिव्स है मतलब कम टाइम में सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। मानोथेरापी नीड टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड डिसअपीयरेंस ऑफ पैरासाइट टू प्रिवेंट रिक्रोडेंस, ठीक है। अगर आप उसको इंडिविजुअली दें तो इंडिविजुअली हम तब तक देंगे जब तक साइन सिम्टम प्रॉपरली कंट्रोल ना हो, ठीक है। और क्योंकि अगर आप उनको कम टाइम मतलब उनका ड्यूरेशन शॉर्ट कर देंगे तो रिक्रोडेंस आएगा, दोबारा मलेरिया आएगा, ठीक है। अक्सर हम करते क्या कि ये जितना भी आर्टिमेसनिन डेरिवेटिव है दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंबाइनिंग आर्टिमेसनिन कंपाउंड विद वन लॉन्ग टर्म ड्रग लाइक मेफ्लोक्विन। ये जो आर्टिमेसनिन का डेरिवेटिव है क्योंकि इनका ड्यूरेशन शॉर्ट है तो हम ऐसे एंटी मलेरियल ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में देते जिनका वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग हो, जिस तरह के मेफ्लोक्विन, ठीक है। तो इससे पहले अगर इस स्लाइड को ज़रा देखें, देखिए आर्टिसोनेट हो गया, आर्टिमीटर, आर्टीटर, आर्टिरोलेन, ये सारे आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन है। यहाँ पर आर्टिसोनेट हम सल्फाडाक्सिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, पायरिमिथामिन के साथ। ये जो ड्रग्स है इनका ड्यूरेशन लॉन्ग है और इनका ड्यूरेशन शॉर्ट, तो कॉम्बिनेशन में हम देंगे, ठीक है। इसी तरह आर्टिसोनेट आप मेफ्लोक्विन के साथ भी दे सकते हैं, आर्टिमीटर या आप लुमेफेंट्रिन के साथ देंगे, आर्टिसोनेट या आप एमोडियाक्विन के साथ दे सकते हैं, आर्टिरोलेन या आप पेपराक्विन के साथ दे सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बता दूं तो ये जितना भी ड्रग है इस साइड वाले इनका ड्यूरेशन शॉर्ट है और इनका ड्यूरेशन लॉन्ग है। तो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ड्रग लेंगे और एक लॉन्ग ड्यूरेशन कंबाइन में देंगे, जब आप कॉम्बिनेशन में देंगे तो इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इस स्लाइड की तरफ आते हैं, इसकी जो टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल है वो बेस्ट होगा, ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन में दें। दूसरी बात, अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में दें शॉर्ट और लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो उनका एक फ़ायदा ये होगा कि रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा। दूसरी थर्ड पॉइंट है कि अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग कॉम्बिनेशन में दें तो इनका जो रिलैप्सिंग ऑफ मलेरिया होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और टाइम पर हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। उनकी रैपिड क्लिनिक उनका मतलब वो जो क्लिनिकल क्यूरेटिव है वो भी रैपिड होगी, ठीक है। और पैरासाइटोलॉजिक एंड पैरासाइट को हम बेस्ट वैसे किल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग एप्लीकेशन के एक नर्स के लिए मतलब क्या वो हो सकती है, रोल हो सकती है। तो बिफोर थेरापी थ्रू हेल्थ हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, एसेस फॉर एलर्जी, तो पहला हम हेल्थ हिस्ट्री का भी पूछना है पेशेंट से, मेडिकेशन हिस्ट्री भी कि किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं है, जितना भी वाइटल साइन है वो भी प्रॉपरली चेक करेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि मिसाल के तौर पर एक ड्रग से उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है। देखिए कुछ ड्रग है जो कि हम नहीं दे सकते उसको किस वक्त, प्रेगनेंसी वक्त, जिस तरह के हमने प्रेमाक्विन पढ़ा, प्रेमाक्विन आप प्रेगनेंसी के वक्त नहीं दे सकते। इसी तरह हमने पढ़ा कि प्रेमाक्विन को आप जब जी सेक्स पीडी डिफिशियंसी होगा उस वक्त आप नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह हमने क्लोरोक्विन पढ़ा कि लीवर के पेशेंट को आप नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
इसी तरह अगर ब्रेन के रिलेटेड डिजीज़ हो नहीं दे सकते क्लोरोक्वीन। अगर रेटिना की प्रॉब्लम आ रही है तो उस वक्त आप नहीं दे सकते, तो काउंटर इंडिकेशन भी आप ज़रूर चेकआउट करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर ऑल ड्रग इज़ ऑर्डर, जिस तरह आपको ड्रग्स ऑर्डर है फिजिशियन की तरफ से, उसी तरह ही आप एडमिनिस्टर करेंगे मलेरियल पेशेंट को, और जितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब्ड की गई, यानी उसकी क्लिनिकल कोर्स जितना भी है उसी क्लिनिकल कोर्स उसी के ड्यूरेशन में आप एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 1 वीक्स के लिए है एंटी मलेरियल ड्रग तो आप 1 वीक्स के लिए लेंगे। ऐसा ना हो कि विद इन 3 डेज सिम्टम कंट्रोल हो गया तो आप बाकी 4 दिन ही देंगे, नहीं, पूरा उनका क्लिनिकल ड्यूरेशन कंप्लीट करना है। मूज ड्रग शुड बी टेक विद फूड टू रिड्यूस जी अपसेट, देखिए कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसे हैं ना जो हम फूड के साथ देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जीआईटी रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली इफ रिंगिंग इन द एयर, विजुअल डिफिकल्टी, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन कर। देखिए ये सारे एडीआरस है, अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि एंड ड्रग्स की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट है, ताकि वो उसका अल्टरनेटिव मेडिकेशन दे। अलर्ट पेशेंट टू द पॉसिबल रिकरेंस ऑफ द सिम्टम ऑफ मलेरिया सो दैट वेल नोट टू सीक इमीडिएट ट्रीटमेंट। पेशेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे कि अगर ये साइन सिम्टम आ गया तो ये रिक्रोडेंस का है, मलेरिया दोबारा आ चुका है, तो फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करेंगे। मॉनिटर एडीआर, और जितने भी एडीआर है आपको ड्रग्स, हर ड्रग के एडीआर का आपको पता होनी चाहिए, तो आप उसको बर वक्त मेडिसन के साथ फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स है ये कंप्लीट हो गया, तो हमने पूरे 3 लेक्चर के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ, देखिए कम से कम ये जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन को आप रट्टा कर दें। जिस तरह की एक स्लाइड था, यहाँ पर आपको एक स्लाइड था जिसमें प्रॉपरली क्लासिफिकेशन क्या था ड्रग की, हम चेकआउट करते। देखिए ये जो स्लाइड है, तो ये जो स्लाइड है ना, इनको आप लोग ज़रा रट्टा कर दे प्रॉपरली। ये जितना भी क्लास है और कौन से क्लास से कौन सा ड्रग बिलोंग करता है, और ये जो क्लास है ना, ये क्लासिफिकेशन इसको भी आप नोट कर दे। इससे बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि ये कौन से क्लास से आते हैं ये एमसीक्यू ड्रग, ठीक है। तो इसको आपने रट्टा करना होगा, ठीक है। बाहर के जितना भी मेरे पास नॉलेज था तो वो नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। तो आप लोग भी ऐसा करें कि मतलब इसको आगे शेयर करते रहना, ठीक है। चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, या वैसे स्टूडेंट आपके साथ बैठे और उनको इन ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप लोग इनको शेयर कर दें, क्योंकि ये मतलब ह्यूमैनिटी का एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।